नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का स्वागत है। यूएस के चुनावों के नतीजे आने के बाद अब म्यांमार के इलेक्शंस के नतीजे भी आपके सामने आ चुके हैं एंड आंग सान सू की जो पार्टी है एनएलडी, उसने यहाँ पे जीत को डिक्लेयर कर दिया है। जानेंगे एग्जैक्टली कि यहाँ पे इस इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप पे चल रही है बिग दिवाली सेल, जिसके चलते सभी कोर्सेज के ऊपर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेल करवाया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डू कंसिडर टू बाय दिस कोर्स 1000 MCQs पॉलिटी। इसमें आप पॉलिटी क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। राइट, लेट अस बिगिन। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा म्यांमार की कुछ पॉलिटिक्स को। म्यांमार में क्या है, अगर आप ये राइट साइड पे कॉलम देखें, म्यांमार में जो कुल नंबर ऑफ सीटें हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऊपर के दो कॉलम्स हैं ये आपकी सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीट्स हैं और जो नीचे वाला कॉलम है ये दिखा रहा है कि स्टेट्स में कुल नंबर कितनी सीटें हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर में लगभग यहाँ पे 664 सीट्स हैं और स्टेट्स में कुल मिला के 879 सीट्स हैं। अगर आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ लें तो यू विल फाइंड आउट कि लगभग 1550 से ज़्यादा सीटें हैं और इन सभी के लिए इलेक्शंस एक साथ होती हैं। लेकिन इन 1550 सीट्स में क्या होता है, 1550 सीट्स में से जो 25% ऑफ द सीट्स हैं ये रिजर्व्ड हैं मिलिट्री के लिए, यानी कि इसके ऊपर मिलिट्री का ही हक होगा। इन 25% सीट्स के ऊपर मिलिट्री के ही द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो यहाँ पे संसद होंगे या फिर जो भी यहाँ पे विधायक होंगे। बची हुई लगभग 1150 सीट्स के ऊपर जो इलेक्शंस होंगी उसके ऊपर यहाँ पे इलेक्शन लड़ी जाएगी। ये जो इलेक्शन थी इसमें 1150 सीट्स के आसपास की जो है यहाँ पे पूरी की पूरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुरानी पार्टी है आपकी एनएलडी। इसको समझते हैं। एनएलडी की स्थापना 27 सितंबर 1988 को हुई थी एंड आज की डेट में ये म्यांमार में, अगर हम प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्राइमरी पार्टी मानी जाती है, जिसका बहुत ही बड़ा रोल है म्यांमार में डेमोक्रेसी को वापस लाने में। इनकी जो ऑनररी प्रेसिडेंट हैं वो हैं आंग सान सू की। आई एम श्योर आपने इनके बारे में कई बार सुना होगा एंड शी इज़ ऑल्सो अ नोबल पीस प्राइज लॉरिएट। ठीक है, तो यहाँ पर शी इज़ अ वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड फेलो। इनको दुनिया भर में बहुत माना जाता है। नाउ ये जो म्यांमार स्टेट की स्टेट काउंसलर का ओहदा भी इनके पास आज की डेट में है, स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार, एंड शी ऑल्सो सर्व्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द एनएलडी। राइट, यहाँ पे एनएलडी 2015 में भी जीत कर आई थी। 2015 में भी इन्होंने एक विक्ट्री ली थी, जिसके चलते 5 साल का इनका रूल हुआ एंड 2020 में फिर से यहाँ पे इलेक्शंस हुई हैं एंड आंग सान सू की ने यहाँ पे फिर से डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी पार्टी जीत चुकी है। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बताया गया है कि क्वार्टर ऑफ द सीट्स ये मिलिट्री के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं लोग। अब होता क्या है कि 25% पे मिलिट्री ने अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया। बचे हुए 75% में होता क्या है कि जो संविधान है उसने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 75% में से अगर किसी पार्टी को जीत डिक्लेयर करनी है तो 66% से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे सीट्स लेनी होंगी, तभी जाके आप यहाँ पे गवर्नमेंट को बना पाएंगे। एनएलडी को यहाँ पे 66% से ज़्यादा सीट्स लेनी होंगी, तभी जाके वो सरकार बना पाएंगे। राइट, अब वोटिंग जो है इसकी काउंटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वोट काउंटिंग, एंड फाइनली द एनएलडी हैज सेड कि दे विल बी रिटर्निंग फॉर अ सेकंड टर्म। इनफैक्ट अभी वोट काउंटिंग शुरुआती दिनों में ही थी तो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि आंग सान सू की पार्टी ही वापस आने वाली है। राइट, नाउ अब हम समझेंगे कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस पर्टिकुलर इलेक्शन के साथ एंड विद द पार्टी जुड़ी हुई हैं, और ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती हैं बिकॉज म्यांमार इंडिया का पड़ोसी देश भी है। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि 5 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोटर सपोर्ट एनएलडी को क्यों मिली। और अगर आप देखें, म्यांमार का सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है रोहिंग्या का इशू, और रोहिंग्या का जो इशू है इसको लेके बातचीत काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। रोहिंग्या के इशू को लेके 2017 में ये माना जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शायद ही इतना बड़ा क्राइसिस आपको देखने को मिला हो जब इतने सारे लोगों को यहाँ परेशानी देखने को मिल रही है। द हैंडलिंग ऑफ द रोहिंग्या क्राइसिस इज सो बैड कि इंटरनेशनल बैकलैश भी हुआ अगेंस्ट एनएलडी एंड अगेंस्ट आंग सान सू की।
इनफैक्ट अगर आप देखें इसके बाद म्यांमार के खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ जेनोसाइड का इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पे आंग सान सू की इमेज के ऊपर बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं एक धब्बा लग गया था। नाउ द थिंग इज कि इसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनको क्यों मिली है? होता क्या है कि रोहिंग्या इशू के बावजूद भी जो इनका जो लोकल मेजॉरिटीज़ हैं, बर्मन और बुद्धिस्ट मेजॉरिटी के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और वो बेसिकली ये समझते हैं कि अगर मिलिट्री के रूल को हमें कम करना है सो यहाँ पे वो केवल और केवल NLD ही है जो कि यहाँ पे मिलिट्री के रूल को कम कर सकती है। ऑल्सो एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या है कि कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो रोहिंग्या का इशू चल रहा है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो केवल NLD ही है जो कि यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चला रही है एंड जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलिट्री को डिस्प्लेस कर सकती है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब चलिए मान लेते हैं कि इनकी पार्टी जो है दोबारा पावर में आ गई है और डेमोक्रेसी के फेवर में है, लेकिन एक और सवाल ये आता है कि कई सारी और एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब रोहिंग्यास के अलावा कई सारी और यहाँ पे अल्पसंख्यक दल हैं, उनका क्या होगा? इनमें क्या था, 2015 में भी NLD ने इनको वादा किया था कि हम जो है आपको पीस प्रोवाइड करेंगे और नेशनल रिकन्सिलिएशन भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आंग सान सू की यहाँ पे वो दोनों ही देने में फेल रही। एंड यहाँ पे ये भी माना जाता है कि तब से लेके अभी तक कई सारे एथनिक पीपल ऐसे हैं जो कि गृह युद्ध में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। सो उसके बावजूद भी इनको यहाँ पे फिर से एक मेजॉरिटी वोट इसलिए मिली है बिकॉज यहाँ पे अगेन द सेम आर्ग्यूमेंट गोज कि अगर मिलिट्री हमें थोड़ा सा स्पेस देगी तो हम शायद एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, एथनिक माइनॉरिटीज़ का जो पूरा का पूरा परसेंटेज है वो लगभग 30% ऑफ द म्यांमार पॉपुलेशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेवरल एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स दैट एमर्ज्ड अंडर द मिलिट्री जंटा आर फाइटिंग फॉर द राइट टू सेल्फ एडमिनिस्टर एंड टू फॉर्म द कन्फेडरेशंस। इसको भी समझ लीजिए। हुआ क्या था कि म्यांमार में लगभग 1990 से लेके 2010-15 तक क्या हो रहा था कि मोस्टली जो रूल था वो मिलिट्री जंटा का था। मिलिट्री जंटा के अंदर क्या हो रहा था, कई सारे एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स खड़े हो रहे थे। सो द रीजन कि इवन दो NLD यहाँ पे उनको पीस प्रोवाइड नहीं कर पाई है, बट स्टिल ये मानते हैं कि आगे जाके अगर मिलिट्री जनता यहाँ पे कम होती है तभी जाके यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल पाएगी, तभी जाके यहाँ पे एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स कम हो पाएंगे और एथनिक माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पे पीस मिल पाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सवाल आता है कि क्या वाकई में इस रिजल्ट से जो मिलिट्री की सत्ता है, जो मिलिट्री का होल्ड है, वो कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सो देखिए, मिलिट्री के पास बहुत बड़ी पावर है और वो बड़ी पावर क्या है कि ये यहाँ पे 3 कैबिनेट के मंत्रियों को अपॉइंट करती है और वो तीनों के तीनों जो पद हैं, एक है डिफेंस मिनिस्टर, एक है होम अफेयर्स का मिनिस्टर और एक है बॉर्डर अफेयर्स का मिनिस्टर। सो तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पद हैं जो कि तीनों मिलिट्री ने अपने पास रखे हुए हैं। नाउ होता क्या है कि अगर आपको इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, बिकॉज अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो म्यांमार में मिलिट्री के ही द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है उस केस में यू नीड टू हैव 75% ऑफ वोट्स। यहाँ पे जब आपको मालूम है कि एक पार्टी को जीतने के लिए 66% वोट्स चाहिए होते हैं, वो उनको मिल चुके हैं, लेकिन क्योंकि 25% जो वोट्स हैं वो मिलिट्री के पास हैं, इसीलिए इतना फेवर कभी भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अमेंड नहीं हो पाया है। हेंस वी कैन से मिलिट्री पावर अभी भी इनके पास एक वीटो पावर एंजॉय करती है, जिसकी वजह से बड़ा बदलाव नहीं आ पाया है। NLD काफ़ी लंबे समय से पुश कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मिलिट्रीज पावर, बट अभी भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। सो क्या वाकई में इस दोबारा इलेक्शन में NLD की जीत होने से यहाँ पे मिलिट्री पावर कम हो पाएगी? ये कहना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप देखें एक और पार्टी जो विपक्षी दल था यहाँ पे, उसमें एक पार्टी थी USDP, ये यहाँ पे मिलिट्री के द्वारा बैक्ड पार्टी है। इसमें कई सारे लोग जो हैं वो एक्स मिलिट्री हो चुके हैं, एक्स मिलिट्री मतलब मिलिट्री में काम कर चुके हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम म्यांमार के इलेक्शन को अनफेयर मानते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम इन्होंने जो म्यांमार का इलेक्शन कमीशन है उसको ये भी कहा है कि हम यहाँ पे दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन हम ये श्योर हैं कि इलेक्शन में कुछ ना कुछ बायस हुआ है, इलेक्शन में कुछ ना कुछ घपला हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जीत नहीं पाए हैं। फाइनल क्वेश्चन जो कि आप सभी आई थिंक इंटरेस्टेड होकर जानने में कि क्या इस नए इलेक्शन रिजल्ट से म्यांमार और इंडिया के रिलेशंस चेंज होंगे या नहीं होंगे। सो देखिए, म्यांमार सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान 2018 में अनाउंस किया गया था। इसके तहत जो प्लानिंग थी वो ये थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और हम मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए म्यांमार को हेल्प कर रहा था सबसे ज़्यादा बड़े रूप में चाइना, और चाइना विल स्टिल कंटिन्यू टू बी म्यांमार्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन पार्टनर। बट क्योंकि चाइना को लेके कई सारे यहाँ पे विचार बदलते आ रहे हैं वैश्विक स्तर पर,
सो माना जा रहा है कि शायद चाइना की अनपॉपुलैरिटी की वजह से म्यांमार अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर सकती है, जिसके चलते जापान और इंडिया को यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है और दोनों ही कंट्रीज़ के साथ म्यांमार के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि अभी हो सकती हैं, अभी हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली क्या होगा। एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। एक चीज़ जो मैं आपको पहले वीडियो में बताना भूल गया, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू इट। आंग सान सू की एनएलडी की स्टेट काउंसलर हैं, ठीक है, लेकिन आंग सान सू की कभी भी म्यांमार की यहाँ पे पीएम या प्रेसिडेंट नहीं बन सकती हैं बिकॉज ऑफ अ क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर आपने आपका जो बच्चा है वो किसी फॉरेन सिटीजनशिप को बिलोंग करता है तो आप उस केस में म्यांमार की पीएम या प्रेसिडेंट नहीं बन सकती हैं। आंग सान सू की के जो एक्स हस्बैंड थे वो एक ब्रिटिश सिटीजन थे और उनके साथ इनके जो बच्चे हैं वो दोनों ही बच्चों के पास जो सिटीजनशिप है वो म्यांमार की नहीं है, जिसकी वजह से शी इज़ नेवर द एक्चुअल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार, बट इन इफेक्ट जो पावर है वो असल में आंग सान सू की के पास ही लाई करती है, राइट। सो शी इज़ इनके पास एक नया ओहदा है अपने लिए, दैट इज द स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार, बट शी इज़ नॉट द पीएम और द प्रेसिडेंट। ऑल राइट, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।